सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार, सभी को जोहार। आज की क्लास हम लोग आदि धर्म के बारे में करेंगे। आदि धर्म जिसको कि सरना कल्ट भी कहा जाता है और ये झारखंड की संस्कृति का एक संस्कृति का एक मूलभूत परिचायक है। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल टू द बेसिक कल्चर टू द ट्राइबल पीपल्स इन द स्टेट ऑफ द झारखंड। आदि धर्म सिर्फ इस झारखंड की माटी, झारखंड की धरती तक ही सीमित नहीं, ये एक कंटिन्यूम प्रोसेस है जो झारखंड के अलावा जो ट्राइब्स उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सब पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में रहते हैं वो भी इस आदि धर्म को आज भी प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं। ये आदि धर्म आपके जेपीएससी मेंस के सिलेबस का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर आदि धर्म के बारे में थोड़े कंटेंट आपके होने चाहिए एंड यू शुड हैव द सफिशिएंट facts as well as the notes on the Adi Dharma so that you can write a good and you can write a beautiful answer if the question been asked। पहले आदि धर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम लोग सिलेक्टिव वे हो सकते थे कि 3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने झारखंड के सिलेबस को ख़त्म कर सकते थे। बट वी हैड टेकन अप कि अब झारखंड की क्लासेस कुछ होंगी और इसमें वी हैड स्टार्टेड कि झारखंड के इतिहास से 6-7 टॉपिक्स ही हैं। तो आदि धर्म उसमें सबसे पहला टॉपिक है जिसके बारे में लिखा गया है, दैट इज द सरना कल्ट ऑफ द झारखंड ट्राइबल्स पीपल। मतलब झारखंड के जनजातीय लोगों की संस्कृति का पहचान और द्योतक है आदि धर्म, जिसको सरना कल्ट या सरना रिलीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर दिस टॉपिक एंड ट्राई टू फाइंड आउट एंड एक्सप्लोर द एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। What are the areas, what are the dimension one should cover। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप झारखंडी होने के चलते आदि धर्म के कुछ बेसिक संस्कृति, कुछ परिचय और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस के बारे में जानकारी रखें। इन सब बातों के बाद लेट अस स्टार्ट द क्लास टुडे एंड ट्राई टू एक्सप्लोर द विस्टा ऑफ द आदि धर्म, द सरना कल्ट। तो आदि धर्म दैट इज द सरना कल्ट ऑफ द झारखंड। थोड़ा इतिहास से इसको जोड़ते हुए अपने सेशन को हम लोग थोड़ा सा फ्रूटफुल बनाते हैं और थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि दैट ये आदि धर्म जो है, ये आदि धर्म प्री हिस्ट्री से ही हमारे इस ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल रहा है। सोसाइटी फलती है, फूलती है एंड द कल्चर टर्न्स इनटू द सिविलाइजेशंस। तो आदि धर्म उस प्री हिस्ट्री से ही हमारा इस सोसाइटी का, झारखंड की धरती का एक यू कैन कॉल कि इसका पार्ट रहा है। कुछ बेसिक बातों से ही हमारे इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि व्हाट इज दिस आदि धर्मा एंड व्हाट इज दिस सरना कल्ट। सभी को पता है कि जब आदि धर्म की बात करते हैं तो आदि धर्म इट इज ऑल्सो नोन एज द सरना रिलीजन। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको सरना रिलीजन या सरना धर्म के नाम से जाना जाता है। So it is a spiritual tradition practiced by the various tribal communities। आज भी अलग अलग जनजातीय जो संस्कृति के लोग, अलग अलग जनजातीय लोग इसको मनाते हैं और इसको आज भी उसी तरीके से मनाया जाता है। प्राइमरीली इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आदि जो संस्कृति है ये सिर्फ हमारे झारखंड के ही माटी, झारखंड प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। ये कहें तो ये जो संस्कृति की शुरुआत, एक जनजातीय शासन व्यवस्था की शुरुआत, उसके साथ ही ये फलती फूलती है और आज भी इसकी एग्जिस्टेंस झारखंड के अलावा आपको बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश तक दिखता है। आदि धर्म इज डीपली रूटेड इन द नेचर वर्शिप, एनिमिज्म एंड एंसेस्टर वेनरेशंस। इसको समझते हैं कि आदि धर्म सिर्फ, जैसे हम लोग जब बात करते हैं कि हिंदू जो वर्णाश्रम सिस्टम है, तो हिंदू वर्णाश्रम सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है कि कि पुरुष सूक्त नाम का टेक्स्ट, जी पुरुष सूक्ता से कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस अर्ली वैदिक पीरियड, जो ऋग वैदिक काल का खत्म होता है, दैट इज अराउंड द 10th सेंचुरी, दैट इज कॉल्ड BC। तो उस समय कहीं ना कहीं ये चतुर्वर्णाश्रम सिस्टम हमारे सोसाइटी पे आता है। चतुर्वर्णाश्रम सिस्टम का मतलब शुरुआत में ये स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर बनता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर के साथ हम लोग देखते हैं कि लेटर वैदिक टाइम में
लेटर वैदिक टाइम में ना ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी लिखा गया। तो यजुर्वेद कहीं ना कहीं ये सब लिखे जाने के बाद न चीज़ें रिचुअलिस्टिक होती चली गई। अर्ली वैदिक काल में जहाँ पर प्रेयर ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन लेटर वैदिक काल में अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया? सैक्रिफाइस, राइट? द कस्टम, rituals become more important than the naturalistic way of giving that is thankful to the God. भगवान को अपने हैप्पीनेस के लिए वो थैंकफुल होता था, दैट्स वाई द प्रेयर। तो आप देखते हैं कि अर्ली वैदिक टाइम में कहीं भी ये नहीं रहा है। और अर्ली वैदिक टाइम के पहले जब प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो लोग बेसिकली नेचर के साथ अपने चीज़ों को लिंक करते थे, और उसी संस्कृति का जो परिचायक है वो क्या है? आदि धर्म। ये प्रकृति के वर्शिप से रिलेटेड है। तो आज जो हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, टुडे वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज, आज हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये हमारा कल्चर का ही पार्ट है कि कल्चर में प्रकृति आती है, कल्चर में पूजा आती है, तो उसमें प्रकृति की पूजा हो रही है। ये हमारी संस्कृति है कि हम अपने पूर्वज से जुड़े रहते हैं, ये हमारी प्रकृति, ये हमारे कल्चर का पार्ट है कि इस आदि धर्म में हम अपने पूर्वजों को द्योतक उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो हम ये देखते हैं कि आदि धर्म हमारे नेचर वर्शिप के साथ डीपली रूटेड है ना। यहाँ पर एंसेस्टर वेनरेशंस है कि प्रकृति के साथ साथ अपने पूर्वज की भी पूजा करते हैं, तो कितना नेचुरलिस्टिक है। हमें ये गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है कि हमको किस तरह कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमारे संस्कृति का पार्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमारे नेचर का पार्ट है। हम उसको पूजते हैं, तो पूजते हैं इसका मतलब है कंजर्वेशन उसमें इनहेरेंट है। तो आदि संस्कृति को और समझिए आगे, तो विषय कि इसमें दैट इट इनकम्पासेस रिच टेपेस्ट्री ऑफ द रिचुअल्स, बिलीफ्स, cultural practices that have sustained these communities for the centuries। और यही संस्कृति, यही इसका यूनिक द कल्चर रिचुअल इस ट्राइबल सोसाइटी को आज भी अपने एक यूनिक कल्चर के साथ बांधे रखती है। जब हम लोग पराक्रम बैच में पीटी की क्लास कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि दैट देयर आर 32 ट्राइब्स एंड इवन 33 ट्राइब्स आर इन द झारखंड। कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, कुछ उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और कुछ ट्राइब्स जो इवॉल्व हुए, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हुए, दे डेवलप देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जहां हम लोग मुंडा, मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ढोकलो सोहर की बातें किए। जब कल्चर की बातें कर रहे थे तो वी हैड नोटिस कि हर एक सोसाइटी, हर एक ट्राइब्स का एक अपना यूनिक कल्चर है। मैरिज का एक सिस्टम है, कहीं वधु प्राइस को कुड़ी गोनोंग कहा जाता है, तो कहीं पर यूथ हाउसेस हैं, तो कहीं पूजा करने के तरीके अलग हैं, है ना। जब फेस्टिवल्स में बातें किए थे तब तो आपने देखा था कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे बाहा फेस्टिवल है, सरहूल फेस्टिवल है, जहाँ प्रकृति की ही पूजा होती है। कहीं भी बहुत कम सेक्रीफाइस, बहुत कम जगह देखा हमने। तो हम यही चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये जो यूनिक कल्चर है, हम जब आज हम लोग बात करते हैं कि डाउरी इज ए सोशल टैबू, सोशल चैलेंज, सोशल इशू, लेकिन डाउरी ट्राइबल सोसाइटी में देखते हैं कि वहाँ पर क्या है ना, दैट इज कॉल्ड वधु प्राइस दिया जाता है। सो हाउ इगैलिटेरियन इट इज, हाउ इंपावरिंग इट इज, ये कंप्लीट उल्टा है और आज भी ये सस्टेन करता है। तभी हम लोग बात करते हैं कि दैट द शेड्यूल्ड ट्राइब, जो आज के जनजातीय लोग हैं, वो आज भी अपनी संस्कृति को उसी रूप में बढ़ाते हुए चल रहे हैं। एंड इट इज ए ड्यूटी। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कल्चर यही बोलता है ना कि दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी दैट टू प्रोटेक्ट इज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम लोग देखते हैं कि यही आदि संस्कृति के बदौलत आज भी इस, जैसे हम लोग इस झारखंड की धरती में ही देखते हैं कि 33 ट्राइब्स के लोग सर्वाइव कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, और जो हमारे इतिहास का पार्ट है। तो ये छोटा सा परिचय हुआ कि आदि धर्म है क्या। बेसिकली आदि धर्म प्रकृति के साथ रहने का एक तरीका है ना। व्हाट इज दिस धर्म? धर्म मतलब रिलीजन है। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज ए कल्चर। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज ए वे ऑफ लाइफ। सो ये कल्चर कैसा कल्चर है? ये रिचुअलिस्टिक है कि नेचुरलिस्टिक है? ये रिचुअलिस्टिक है, ये नेचुरलिस्टिक है। ये जब सेक्रीफाइस पे फोकस करता है कि प्रेयर पे फोकस करता है? ये प्रेयर पे फोकस करता है। ये इनहेरेंटली कंजर्वेशन को इम्प्लिसिट करता है, ये दिखाने के लिए सेक्रीफाइस की बात नहीं करता है। तो ये इनिशिएटिव, ये इसका यूनिक कल्चर है। सिर्फ प्रकृति ही नहीं, पूर्वज की भी बातें करता है। सो हाउ हॉलिस्टिक एंड हाउ प्रैग्मेटिस्ट इट वाज।
ये कितना अच्छा चीज है और इसी अच्छाई के चलते आज भी ये सस्टेन करता है और कहीं ना कहीं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झारखंड को रिफ्लेक्ट करने में आदि धर्म का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है। ठीक, आगे चले। तो इसमें अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा, और अब थोड़ा सा जब एक परिचय के बाद, ओके लेट्स सी, एक परिचय के बाद अब थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे जाते हैं कि ये आदि धर्म की शुरुआत कब होती है। When this particular religion, this cult has basically originated. Now, history has its own way to telling the things. But say कि the story had started day back to the prehistory times. ये आदि धर्म आज से नहीं है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि किसी मॉडर्न रिलीजन की बात करते हैं, ईस्टर्न रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये एक समय है जब हम लोग देख रहे हैं कि 400 to 600 BC के आसपास यहाँ पर श्रमणिज्म मूवमेंट के वेव में बुद्धिज्म, जैनिज्म डेवलप हुआ। ठीक, जब वैदिक एरा खत्म होता है तो हिंदू रिलीजन कहीं ना कहीं डेवलप होता है। लेकिन आदि धर्म की जब बात करें तो ये प्री हिस्ट्री के टाइम से ही रहते आ रहा है कि जब हम लोग एक ह्यूमन सिविलाइजेशंस की बात करते हैं उसी समय से कहीं ना कहीं ये पार्ट एंड पार्सल है। तो प्री हिस्ट्री की जब बात करते हैं, सो व्हाट इज द टाइम लाइन फॉर द प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री की कब बात करते हैं तो उसके लिए मैंने क्या ट्रिक्स बताया है, PMNCH। व्हाट इज दिस PMNCH? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, फिर हड़प्पन एज। हड़प्पा से हम लोग हिस्ट्री में शुरू हो जाते हैं। तो स्टोन एज, जब पाषाण काल, जब लोग एकदम प्रकृति के साथ थे, जिसको हम लोग थॉमस हॉब्स क्या बोलता है, स्टेट ऑफ नेचर, है ना। थॉमस हॉब्स, है ना, स्टेट ओरिजिन में बात रहे थे, स्टेट ओरिजिन ऑफ द स्टेट, तो वो एक थिंकर्स बताए थे, क्या नाम था उनका, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि जब कोई लॉ, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा टाइम जब सब कुछ प्रकृति के नेचर में रहते थे, उसको क्या कहा गया, नेचर ऑफ स्टेट। तो यूँ समझे कि जब पाषाण काल में लोग किसके मर्जी में है, नेचर ऑफ स्टेट के मर्जी में है। उस नेचर ऑफ स्टेट में भी ह्यूमन बींग्स आगे चलते हुए सारे एनिमल से अलग हो गया। ह्यूमन बींग सबसे स्कॉलर हो गया, सबसे इंटेलिजेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स में पावर ऑफ रीजनिंग था। तो उस पावर ऑफ रीजनिंग के चलते ह्यूमन बींग्स ने सोसाइटीज बनाई और उसी सोसाइटी में रहने के लिए कुछ चीज़ें, डिसिप्लिन, वे ऑफ लाइफ का पार्ट बना, और उसका एक पार्ट था दिस, ये पूजा पाठ, द रिलीजन। तो आदि धर्म वहीं से शुरू होता है। तो आदि धर्म हिस्ट्री से कहीं ना कहीं ऊपर से शुरू होता है। जब बात करें कि ये सरना कल्ट क्यों कहा जाता है ना, आदि धर्म इज ऑल्सो नोन एज सरना कल्ट। तो सरना टर्म का जो लिटरल मीनिंग है, इसका मतलब होता है ग्रूव, है ना। व्हाट इज दिस ग्रूव? कि जैसे जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स में हम लोग बात कर रहे थे, तो आप लोग जानते होंगे कि दो तरह के मेजर्स होते हैं। एक को क्या कहा जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन मेजर्स, और दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन मेजर्स। सभी लोग जानते हैं? नहीं, जो जानते हैं वो लोग थोड़ा सा सुनेंगे कि दैट देयर आर द टू वे फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन मेजर्स। इन सीटू कंजर्वेशन मेजर्स का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट नेचुरलिस्टिक कंडीशन में कंजर्व किया जाए। जैसे मैं बात करूं कि टाइगर को सेव करना है, तो जो फॉरेस्ट, जिस हैबिटेशन में टाइगर रहता है उसको सेव करो, टाइगर सेव हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन मेजर्स। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन मेजर जो लेबोरेटरी कंडीशन में जिनको सेव किया जाता है ना, आर्टिफिशियल कंडीशन में जिनको बचाया जाता है, दिस इज कॉल्ड लाइक क्रायो प्रिजर्वेशन। ये कैसा है, एक्स सीटू कंजर्वेशन मेजर। लेकिन दैट इज कॉल्ड नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है ना, इन सीटू कंजर्वेशन मेजर्स। तो इन सीटू कंजर्वेशन मेजर्स में ही ये आते हैं, जैसे ग्रुप्स बना के, है ना। जैसे कोई पेड़ है, धरोहर है जो सैकड़ों सालों से है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ये रिलीजियस ट्री है, तो वो क्या हो जाता है, पूजा का पार्ट हो जाता है, एंड देन उसको फिर कट नहीं किया जाता, उसके लिए माने इट बिकम्स अ सिंबल टू द गॉड। जैसे सभी लोग जानते हो कि दैट मरांग ब्रू, द ट्राइबल कम्युनिटी भगवान की तरह मानते हैं, सिंह बोंगा सूर्य देवता को भगवान की तरह मानते हैं, जल को भगवान की तरह मानते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि कहीं फॉरेस्ट, जो ये सखुआ ट्री है, ये भगवान की तरह मानते हैं, महुआ ट्री भगवान की तरह मान रहे हैं। तो वो क्या है ना, इनहेरेंटली एसोसिएशन टू द गॉड, इनहेरेंटली एसोसिएशन टू द नेचर है। आया समझ में? तो सरना कल्ट बेसिकली
कोमोडिफिकेशन ऑफ गॉड नहीं है। हमें भगवान दिखता है कैसा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अवतार में दिखते हैं कि ह्यूमन फॉर्म में ये हुए। जब भक्ति मूवमेंट चला तो क्या हुआ न, लोगों ने कोमोडिफाई किया गॉड को कि कैसे एसोसिएट करें, कृष्ण मेरे दोस्त मेरे रखवाले हैं, तो इस तरह से ह्यूमन फॉर्म्स का अवतार होता है। लेकिन नेचुरलिस्टिक वे में बात करें, सूर्य हमारे देवता है जो इमीडिएट दिखते हैं। जैसे मरांगबुरु पहाड़ है, जैसे लुकुबुरु पहाड़ है, ये हमें भगवान की तरह दिखते हैं, तो ये इनहेरेंटली हमारा जो रिस्पेक्ट है वो है। दैट्स वाई वो एक नेचुरलिस्टिक वे ऑफ कंजर्वेशन भी उसमें शामिल हो जाता है। यहीं से जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आज मॉडर्न जो वैल्यूज की बात करते हैं वो इनहेरेंट है। ठीक, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या हमने समझा, ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है, कॉन्टिन्यूसली ये चलते आ रहा है। सरना कल्ट का बेसिकली क्या मतलब है, ग्रुप की जो इंस्टीट्यू कंजर्वेशन मेजर्स है। अब इसमें जो मेन फीचर्स हैं ना, व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस आदि धर्मा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम लोग यहां सीखेंगे ना। पहला पॉइंट है कि बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, है ना। जैसे यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद क्या करता है, कस्टमाइज करता है ना, कि क्या कौन से पूजा होगा तो उसके लिए कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, किस तरह की चीजें की जाएगी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिचुअल्स, है ना। जैसे सेक्रीफाइस इज इंपॉर्टेंट और ओनली प्रेयर इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ए रिचुअल्स, है ना। जैसे मैं बात करूं भोक्ता खुटा, तो भोक्ता जो फेस्टिवल है, चड़क पूजा है, उसके लिए कस्टम है, इस तरह से आपको काम करना है। उसी तरह से एवरी रिलीजन हैज ए रिचुअल, एवरी रिलीजन हैज ए प्रैक्टिस, एवरी रिलीजन हैज ए बिलीफ सिस्टम, है ना। जैसे व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ द बिलीफ सिस्टम, कि बिलीफ सिस्टम की मतलब सपोज यू आर एन एब्सटिनेंस, उपवास में है आप, तो आपके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि आपको उस दिन नमक नहीं खाना है, ऐसी चीजें नहीं करनी है। सो दिस इज व्हाई, दिस इज ए बिलीफ सिस्टम। एंड व्हाई दिस बिलीफ सिस्टम, कभी सोचे कि एवरी रिलीजन के पास इस बिलीफ सिस्टम या फिर एक डॉक्ट्रिन क्यों होता है? बिकॉज दैट बिलीफ सिस्टम इज ए पाथ फॉर एम्पावरमेंट, एनलाइटनमेंट। उसी बिलीफ सिस्टम के थ्रू आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। दैट्स वाई देयर इज ए बिलीफ सिस्टम, बिकॉज बिलीफ डिफाइंस द बिहेवियर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आज हम लोग और बात करें, सो व्हाट इज दिस बिलीफ सिस्टम एंड व्हाट इज द प्रैक्टिसेस अंडर द आदि धर्मा। आदि धर्म में किन किन चीजों को बात की जाती है, क्या क्या बिलीफ सिस्टम है। सो पहला जो बिलीफ सिस्टम एंड प्रैक्टिस है वो क्या है, नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप का मतलब प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति में जो चीजें हमको दिख रही हैं वो एक्चुअली में रियलिस्टिक हैं। ये पहाड़ ये रियलिस्टिक हैं, ये पेड़ जो हमें फल दे रहे हैं, जो हमें छाया दे रहे हैं, जो हमारे इस इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर रहे हैं, वही हमारे लिए भगवान है ना। मतलब थोड़ा माइथो जैसे मेटाफिजिकल से बाहर, है ना। ये रियलिस्टिक बातें करते हैं, आइडियलिस्टिक बातें नहीं करते हैं, है ना। जो अमरूद का पेड़ आपको हर समय फल देता है वो आपका प्राणदायी वृक्ष है, वही तो भगवान है ना। दैट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड नेचर वर्शिप। सो व्हाट इज दिस, द आदि धर्मा रिवॉल्व्स अराउंड द वर्शिप ऑफ नेचर स्पिरिट्स, है ना। नेचर स्पिरिट, तो जब आप थोड़ा उधर देख, पहले की बातें करें आर्किटेक्चर में, तो नेचुरल स्पिरिट्स में जब बुद्ध वगैरह का फिगर नहीं बने थे तो नेचर स्पिरिट को कैसे दिखाए जाते थे? नेचर स्पिरिट को दिखाने के लिए यक्ष फिगर्स होते थे। यक्ष फिगर याद है? यक्ष, यक्षनीस, राइट, ये सब होते थे, इनको दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि व्हाट, नेचर प्रोटेक्ट्स यू, केयर्स यू, नेचर गिव यू द प्रोसेस फॉर जनरेशन ऑफ द व्हाट, पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड। तो ये नेचर तरीके की, और नेचर के जो स्पिरिट्स हैं, नेचर फलने फूलने के लिए प्रेरित करता है, नेचर एक्सपेंशन के लिए प्रेरित करता है, नेचर नेचुरल सिलेक्शन की बातें करता है, नेचर प्रोटेक्शंस की बातें करता है, नेचर रेगुलेशंस की बातें करता है। तो इन स्पिरिट्स की पूजा होती है, और इन्हीं स्पिरिट्स के लिए वो डाइटीज एंड द फोर्सेज बिलीव टू दैट इनहेबिट द नेचुरल वर्ल्ड, है ना। ईच ट्राइब में हैव इट्स ऑन पेंथियन ऑफ गॉड्स। इसमें भी अलग अलग ट्राइब्स के, जैसे कोई कृष्ण की पूजा करे, कोई विष्णु की पूजा करे तो वैष्णव कहलाते हैं, कोई शिव की पूजा करे तो शिव कहलाते हैं, कोई शक्ति की पूजा करे तो शक्तिइज्म कहलाते हैं। सिमिलरली जो ट्राइब्स हैं वहाँ भी अपने हिसाब से लोग अपने गॉड्स डिसाइड करते हैं। किन्हीं के लिए सूर्य देवता सिंह बोंगा सबसे बड़े देवता हैं, किन्हीं के लिए मरांगबुरु सबसे बड़े देवता हैं। सो व्हाट इज दिस,
कि यहाँ पर भी सारे अलग अलग ट्राइब्स के लिए मतलब इनके पास फ्रीडम है कि किन को पूजा कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको एक ही भगवान की पूजा करनी है। तो हाउ यू कैन कॉल इगलिटारियन इट वॉज, है ना। ये यहाँ से एक फीचर क्या लिखेंगे, ये किस तरह का कैरेक्टर है, इगलिटारियन, कोई सुप्रीमेसी ऑफ गॉड की बात नहीं करता है, राइट। तो ईच ट्राइब में हैव इट्स पैंथियन ऑफ गॉड्स एंड द गॉडेसेस, देवी देवता इनके अलग अलग हैं, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर, अलग अलग जो प्रकृति के सिंबल हैं उनके साथ जुड़े होते हैं, लाइक सूर्य, सन, मून, अर्थ, फॉरेस्ट। कि मतलब आप देख रहे हो कि कितना नेचुरलिस्टिक, कितना इंक्लूसिव है कि मतलब फॉरेस्ट ही हमारा गॉड है। तो फॉरेस्ट को जब हम कट करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट के बहुत सारे इको सर्विसेज हैं जो ह्यूमन बीइंग के सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी है। फॉरेस्ट एसाइलम प्रोवाइड करता है, जो ट्राइबल कम्युनिटी जर्मिनेट हुआ वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के थ्रू ही जर्मिनेट हुआ है। झारखंड झाड़ों का प्रदेश है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट एसाइलम प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट नेचुरल बैलेंस प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, आपको मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करता है। सो देयर बाय व्हाट इज फॉरेस्ट? Forest is not only a economic model, rather it is what? A complete ecosystem as a whole. So thereby forest is what? It is a god. So for the people they worship sun, moon, earth, forest. इन्हीं सब चीज़ों की पूजा करते हैं, नेचुरल स्पिरिट्स की पूजा करते हैं। तो पहला फीचर समझ में आया, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द आदि धर्मा। एंड व्हाट इज दिस फर्स्ट फीचर? द फर्स्ट फीचर इज दैट इज नेचर ऑफ वर्शिप, पहला प्रकृति की पूजा करते हैं। सेकेंड फीचर की बातें करें, सेकेंड फीचर इज एंसेस्टर वेनरेशन। व्हाट इज दिस एंसेस्टर वेनरेशन? माने पूर्वजों की पूजा, पूर्वजों की पूजा, आशीर्वाद, राइट? पूर्वजों की पूजा, आशीर्वाद। कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी ये संस्कृति एक साइक्लिक प्रोसेस में चलती है। हम लोग ये लिंक करते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे कभी अलग नहीं होते हैं, है ना। तो ये जैसे मैंने बताया था प्रीलिम्स में, देयर इज ए प्रैक्टिस कॉल्ड कोहा बेंजा। व्हाट इज दिस कोहा बेंजा? कि दैट इज हर बोड़ा, हर समय, जैसे हम सभी का एक क्या होता है, एक पिंड दान करने के लिए एक नदी होता है। तो देर आर मेनी ट्राइबल कम्युनिटी जहाँ पर क्या है कि अपने पूर्वज के लिए एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू ही वो कहीं पर लिबरेट हो पाते हैं इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वो पूर्वज हमको आशीर्वाद देते हैं। सो देयर बाय इस आदि धर्म में भी एंसेस्टर वेनरेशन की पूजा होती है। क्या है इसमें कि एंसेस्टर होल्ड्स ए रिवर्ड प्लेस, हमेशा एक पूजनीय स्थान है ना। कि जो हमारे उम्र में बड़े हैं, हमसे जो पूर्वज है वो हमेशा पूज्य हैं। तो ट्राइबल्स बिलीव दैट कि द स्पिरिट्स ऑफ देयर forefathers continue to influence their lives and can interact, they intercede their behalf with respect to the divine. इसका क्या मतलब है कि जैसे ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमेशा हमारे लाइफ को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ऊपर से देखते रहते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कोई कुकर्म कर रहा है तो कि बोलते हैं ना अपने पूर्वजों से डरो। आप उस पूर्वज के फैमिली से हैं जिन्होंने इस गांव को बसाया और आज इस जनरेशन में आप जाके इस तरह के काम कर रहे हैं। तो व्हाट द पूर्वज कहीं ना कहीं इनविजिबल हैंड्स के थ्रू आपके सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दिस इज द मैसेज एक्चुअली ट्राइंग टू गिव थ्रू दिस पैराग्राफ कि दस आदि धर्म इज वेरी इंक्लूसिव, the Adi Dharma is very naturalistic, Adi Dharma is very cultured. So Adi Dharma basically it is very inclusive that even not only the physical man जो आज हम तुम जो कर रहे हैं but also the invisible hands are there in our the ancestors. So thereby एक due respect, due regard with respect to ancestral cultural भी इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो दो फीचर समझ में आया। पहला फीचर क्या है, नेचर वर्शिप, दूसरा फीचर क्या है, एंसेस्टर वेनरेशंस, है ना। अब आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है उसमें हम लोग क्या देखते हैं ना, कम्युनिटी रिचुअल्स। तो थर्ड फीचर क्या है ना, कम्युनिटी रिचुअल्स। व्हाट इज दिस कम्युनिटी रिचुअल्स? द कम्युनिटी रिचुअल्स हमारे संविधान के प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी की बात होती है। So what is this fraternity? एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी क्यों चाहिए? टू क्रिएट ए गुड सोसाइटी, टू क्रिएट ए व्हाट, बैलेंस सोसाइटी।
तो इस आदि धर्म में पूजा जो प्रैक्टिस का जो कस्टम है, जो रिचुअल है, जो तरीके हैं, वो कम्युनिटी रिचुअल्स हैं कि देयर इज ए सरना प्लेस एंड इन दिस सरना प्लेस जो उस टोटल जो किसको क्या बोलते हैं, किल्ली है ना, जिसको टोटेमिक गोत्र के लोग उस जगह पूजा करते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं एंड दे ऑल लिंक देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट विद दैट वर्शिप। तो कहीं ना कहीं भले नॉर्मल लाइफ में थोड़े अलग रहते हैं बट एज ए होल कल्चरली सभी लोग एक हैं, यूनाइटेड हैं। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैसेज ऑफ यूनिटी, मैसेज ऑफ फ्रिटर्निटी, द मैसेज ऑफ होलसमनेस रिफ्लेक्ट होता है कि इनहेरेंट है। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर इंडिया वॉज ऑलवेज द कल्चरली यूनाइटेड। सो व्हाट इज दिस कल्चरली यूनाइटेड मीन्स कि हम लोग के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, हमारे कल्चरल प्रैक्टिस में, फूड हैबिट्स में सब लोग यूनाइटेड हैं। तो आदि धर्म में भी क्या देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी रिचुअल्स। सो कम्युनिटी रिचुअल का एसेंस क्या है, टू प्रमोट ब्रदरहुडनेस, टू प्रमोट inclusiveness, to promote a balanced society, to promote a wholesome identity of that tribe. अब जो फोर्थ फीचर है वो देखते हैं कि सेक्रेड साइट्स। सेक्रेड साइट्स ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सेक्रेड साइट्स का मतलब कुछ जगह ऐसे होते हैं जो पवित्र होते हैं। जैसे कोई जलाशय है, उसको हमने क्या बोला कि दैट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड कि ओ टू द गॉड, तो वो पवित्र जगह हो गया। कोई पेड़ है जिसको हमने लिंक करा कि ये हमारे पूर्वजों का स्थान है, तो वो पवित्र सेक्रेड गॉड हो गया। तो कहने का मतलब है इससे कंजर्वेशन भी इंक्लूसिव हो गया, इससे पार्टिसिपेशन भी इंक्लूसिव हो गया एंड द नेचुरलिस्टिक वे में वर्शिप के थ्रू भी लिंक कर पाए। सो देयर बाय देयर इज व्हाट, द सेक्रेड साइट्स। ना सेक्रेड साइट्स में क्या लिखता है, सेक्रेड का मतलब क्या होता है बताओ, पवित्र, है ना। जैसे मरांगबुरु, जैसे पारसनाथ का पहाड़ जिसको क्या कहा जाता है, संवेद शिखर, है ना। मरांगबुरु माने पहाड़ के देवता, तो वो हमारे लिए क्या है, पवित्र स्थान है। वहाँ हम लोग जब भी जाते हैं तो ध्येय के आस्था से जाते हैं। सो वो जगह हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से लिंक होता है। हम उस जगह पे जाते हैं तो एक स्पिरिचुअल, एक अभूत शांति का हमें आभास होता है। सो इन दिस वे दिस आदि धर्म बेसिकली प्रोमोटेड व्हाट, ये इसका यू कैन कॉल द कंपोनेंट है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सेक्रेड साइट्स। व्हाट इज दिस, कि सर्टेन नेचुरल लैंडमार्क्स such as the sacred groups बताया, water bodies, hilltops are considered as sacred in आदि धर्मा। जो सरना कल्ट है वहाँ पर पहाड़, पर्वत, पेड़, पौधे, जलाशय ये पवित्र स्थान होते हैं। वहाँ आप इस तरह से अपूजनीय काम कार्य नहीं करते हैं। यू डू नॉट ओ द डिसरेस्पेक्ट टू दिस सिम्बॉलिक बिकॉज दे आर द डायरेक्ट एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द गॉड। सो देयर बाय दिस वॉज वेरी you can call the you can say inclusive and the very that is called the conservative measures are there. These sites serves as a focal point for religious ceremonies, the pilgrimage and spiritual communion to with the divines. ये इस तरह से लिंक होते हैं कि these are basically nothing but these are direct linkage to the God, है ना। भगवान हमने देखा नहीं है, लेकिन पहाड़ पर्वत क्या है, ये डायरेक्ट एम्बॉडीमेंट्स टू गॉड है जो हमारी रक्षा करते हैं। ये जलाशय हमने देखा नहीं, ये जलाशय हम जब थर्स्ट होते हैं, जो क्वेंच होते हैं तो हमारे उस प्यास को बुझाता है, तो यही हमारे भगवान है। सो इस सेंस के साथ, ध्येय के साथ ये पूजा अर्चना की जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो 4-5 हमने बिलीफ सिस्टम प्रैक्टिसेस को देखा कि जो आदि धर्म में क्या क्या चीज़ों पे बात होती है नेचुरलिस्टिक वे में। दूसरा क्या होता है, एंसेस्टर वेनरेशंस की बातें करा। तीसरा क्या मैंने बात करा, सेक्रेड साइट्स की बातें करा। चौथा मैंने क्या बात करा, द कम्युनिटी रिचुअल्स की बातें करा। तो ये सारे इनहेरेंट उसके टर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं। अब ये जो चीज़ें हैं इन कंपोनेंट्स के साथ इसके थोड़ा सिग्निफिकेंस की बातें करते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस सरना कल्ट एंड आदि धर्मा। तो पहला सबसे जो नोटवर्दी सिग्निफिकेंस होगा वो क्या होगा, कल्चरल आइडेंटिटी, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं हम लोग कि कल्चरल आइडेंटिटी का मतलब ये हमारे सोसाइटी सस्टेनेंस का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। सो द आदि धर्म इज एन इंटीग्रल टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द झारखंड, है ना। जैसे पॉलिटिक्स के टर्म में बात करें कि इंडियननेस, व्हाट इज दिस, आवर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। Being as an Indian, we have the certain unique characteristics. So being as a Jharkhandi, being as what this is called, you are basically practicing the Adi Dharma, तो आपकी कुछ आइडेंटिटी बनती है कि दिस इज वेरी नेचुरलिस्टिक, राइट। तो ये आदि धर्म इज एन इंटीग्रल टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द झारखंड ट्राइबल्स।
झारखंड के लोगों की यूनिक पहचान क्या है? आदि धर्म सरना कल्ट, ठीक, दैट एंड अदर इंडिजिनस कम्युनिटी। बड़े बड़े जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ UNFCCC, ठीक। तो UNFCCC फिर जब रियो कॉन्फ्रेंस के बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस तरह के जब इंटरनेशनल ट्रीटीज प्रोटोकॉल्स बनाए गए, तो ये बातें क्या करता है? ये बातें करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसके लिए क्या चाहिए? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एंड व्हाट इज दिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगलों में रहते हैं, दे शुड बी द पार्ट इन द कंजर्वेशन मेजर्स, है ना, क्योंकि दे नो द बेटर, बिकॉज द फॉरेस्ट, हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकता है? इट्स जस्ट एन इकोनॉमिक टूल और एक कंजर्वेशन एलिमेंट, इन्वायरमेंटल एलिमेंट, लेकिन उनके लिए वो जिंदगी है क्योंकि वो असाइलम है। सो देयर बाय दे नो बेटर कि दैट हाउ टू इक्विप एंड हाउ टू अडेप्ट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट, क्योंकि नेसेसिटी भी है, लेकिन दूसरे हैंड में तो उसका कंजर्वेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो देयर बाय उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो हम लोग प्रोमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टिसिपेशन हो, लेकिन आदि धर्म में हम देख रहे हैं कि वो तो उसका डेली लाइफ है, तो पार्टिसिपेशन तो इनहेरेंट है, ठीक है। सो देयर बाय सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तो ये कल्चरल आइडेंटिटी बनाता है, यूनिकनेस को बनाता है, और जब कोई चीज़ आपकी आइडेंटिटी है, जब आप इंडियन हैं तो आपकी जवाबदेही अपने आप बन जाती है कि इंडिया के ऊपर में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन हो, थ्रेट हो, तो आप अपने आप आगे बढ़ते हैं। इट बिकम्स ए ड्यूटी। सो देयर बाय जब वो आइडेंटिटी बनती है, सो ये क्या बताता है? उसके वैल्यूज़ के बारे में बताता है, उसके ट्रेडिशंस के बारे में बताता है, और उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेके आता है। इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर कल्चर। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक एस्पेक्ट हुआ पहला कि रेलेवेंस का, सिग्निफिकेंस का। तो फर्स्ट रेलेवेंस इज द कल्चरल आइडेंटिटी। सेकंड बात करें, रेसिस्टेंस टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। रेसिस्टेंस टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आपको आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, अदरवाइज इंक्रोचमेंट होगा। जैसे हम लोग एक चीज से लिंक करते हैं इसको कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप सभी पढ़े होंगे कि देयर वाज ए चैप्टर जिसका नाम क्या था? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सभी पढ़े हैं? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ऑल थिंग्स यू हैव रेड। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई दिस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? हम आज अपने को थोड़े सेक्युलर, इंपावर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हुआ। हमको नेशनल मूवमेंट से पॉलिटिकल विन ही नहीं था, इट वाज कल्चरल एंड द सोशल विनिंग विक्ट्री इट वाज आल्सो। सो देयर बाय रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि इंडियंस को ये एक डर चढ़ा कि कहीं ना कहीं इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्रिश्चियनिटी का यहाँ पर फैलाव ना हो जाए। Even there was a what? There is called the doubt and suspicion in the mind of Indians कि in the name of that is called modernization, the Britishers basically promoted the missionaries. The Britishers basically trying to convert the Indians into the Christianity. So that's why socio-religious reform movement आपको बताया कि how rich it was, आपका हेरिटेज कितना रिच है, विविड है, आपका जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, इट वाज मच मोर देन 5000 6000 ईयर्स एगो। और ब्रिटिश का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत रिसेंट है, मतलब कल्चरल डोमिनेंस, कल्चरल आइडेंटिटी मिलता है तब आपका एम्पावरमेंट होता है। सो सेम वे दी जो जब भी कभी आपके ऊपर में डोमिनेंस आके करना चाहिए कि आई एम सुपीरियर इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, देन आपको ये धर्म बताता है कि आप देखो कि जब सिविलाइजेशन की शुरुआत भी नहीं हो रही है उसके पहले से ये बेसिकली सस्टेन करता है, यूनिक है और आज भी सर्वाइवल है। जो मेरा इंटीग्रल कंपोनेंट है नेचुरल वर्शिप, आज उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमोट कर रहा है, वो तो मेरा पार्ट है। दैट्स व्हाई इट्स माय आइडेंटिटी, ये मेरे लिए प्राउड की बातें हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो रेसिस्टेंस टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बातें कर रहा है। सो आदि धर्म हैज हिस्टोरिकली सर्व्ड एज ए बुलवर्क अगेंस्ट द कल्चरल एसिमिलेशन एंड द रिलीजियस कन्वर्जन। आज हम लोग क्या बात करते हैं? आज बात करते हैं ना लव जिहाद की बातें करते हैं। आज हम लोग क्या बात करते हैं? दैट इज कॉल्ड घर वापसी की बात करते हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? जब रेशियल सुप्रीमेसी, जब सेक्टेरियन आइडियोलॉजी, मेजोरिटारियनिज्म होगा तब ये सारी बातें होंगी। लेकिन हमारे यहाँ इनहेरेंट है कि वी नीड नॉट नीड
any sort of identity, because we have already a very myriad, we have already a very vivid identity, rich identity जो आज तक सस्टेन कर रहा है। ये सिर्फ थैंक गिविंग की बातें नहीं करता है, ये कंजर्वेशंस की भी बातें करता है। तो आई थिंक पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो कल्चरल आइडेंटिटी सिग्निफिकेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी सिग्निफिकेंस है, तीसरा लेट्स डिस्कस द थर्ड इज ना इन्वायरमेंटल स्टीवार्डशिप। तो इन्वायरमेंटल स्टीवार्डशिप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाली बातें यहां पर होंगी। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्टीवार्डशिप? देखो, व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट हैज एन इंटेग्रिटी। जब आप इस सेंस से देखोगे, देन फॉरेस्ट इट बिकम्स योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द फॉरेस्ट। बट यदि आप इस तरह से देख रहे हैं कि फॉरेस्ट इज जस्ट एन इकोनॉमिक टूल, तब आप उसको कट करेंगे, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, एंड यू डू नॉट केयर फॉर द नेचर। समझ में आया दोनों का एस्पेक्ट? फॉरेस्ट इट इज ए नेसेसिटी, यूज करना है, लेकिन एट द सेम टाइम द फॉरेस्ट को कंजर्व करना भी आपकी ड्यूटी है। लेकिन अब बात उठी कि ये फॉरेस्ट को कंजर्वेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉरेस्ट को इंटेग्रिटी देना पड़ेगा कि फॉरेस्ट इज व्हाट, एट एनी वैल्यू यू नीड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फॉरेस्ट। तो चूंकि आदि धर्म का एक नेचुरल प्रैक्टिस है, आदि धर्म बेसिकली क्या बात करता है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करता है, गिविंग रिस्पेक्ट आइडेंटिटी टू द गॉड्स की बात करता है, जो कि किस फॉर्मेट में है, जलाशय के फॉर्मेट में है, हिल टॉप्स के फॉर्मेट में है। तो आइडेंटिटी, इंटेग्रिटी तो इनहेरेंट है, इसीलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन आज इन्वायरमेंटल बैलेंस, द क्लाइमेटिक चेंज के डायरेक्शन में भी काफ़ी क्रिटिकल स्टेज है। तो इसीलिए आज जरूरत पड़ रही है कि सरना कल्ट को कोडिफाई किया जाए और एक लीगल सैंक्शन की ओर इसको लेके जाया जाए, है ना। फोर्थ, इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। What is the social justice and equity? Now, Adi Dharma promotes the principle of social justice and egalitarianism within the tribal societies. ऐसा नहीं है कि ट्राइबल सोसाइटीज़ में मतलब क्लासिफिकेशन या स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। ये कुछ लोग सूर्य देवता को मानेंगे, कुछ देव लेट से मरांग गुरु को अपने गॉड मानते हैं, कुछ लोग और मानते हैं, सम ऑल्सो लिंक दैम विद द क्षत्रिय ट्राइब। तो वो हिंदू वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग अपने को वर्णाश्रम सिस्टम के बाहर मानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन हर ट्राइबल सोसाइटी में जो भी इस आदि धर्म को फॉलो करेगा, उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? नेचुरल वर्शिप। उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? इक्वल सेंस टू ऑल द गॉड्स। सो दैट्स व्हाई इट विल ट्राई टू दैट लेवल प्लेइंग फील्ड, एक लेवल प्लेइंग स्टेज की तरह काम करने की कोशिश करेगा कि देयर शैल नॉट बी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, देयर शैल नॉट बी डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द सोशल स्टेटस, देयर शैल बी इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट। सो कहीं ना कहीं ये सोशल जस्टिस और इक्विटी की भी बात करता है। कैसे सोशल जस्टिस एंड इक्विटी? जैसे इफ़ यू प्रोटेक्ट ए माउंटेन, आप किसी पर्वत को बचाते हैं, तो पर्वत किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग तो नहीं करता है ना। पर्वत इज फॉर द सस्टेनेंस ऑफ इट बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिटी। So thereby, in one hand you protect the nature, on the another hand you had given a gift to all the humanity. That is the equity. What is equity? Profit should be shared among all the peoples. डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो किसी सूर्य देवता किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेट थोड़ी ना करते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि दैट इन वन हैंड यू ओ रिस्पेक्ट, इन वन हैंड यू प्रिजर्व, ऑन द अनदर हैंड यू आर गिवन गिफ्ट टू ऑल, एंड देयर बाय इक्विटस सोसाइटी इससे डेवलप होगा। ठीक, तो इसके सिग्निफिकेंस समझ में आया। अब सिग्निफिकेंस के साथ चैलेंजेस भी है, इसमें मेरिट्स डिमेरिट्स के साथ साथ लिमिटेशंस है कि आज तक सरना धर्म इसको कल्ट को एक दैट इज कॉल्ड सैंक्शन नहीं दिया गया, कोडिफिकेशंस नहीं हुआ है, तो ये लिमिटेशंस हैं, है ना। तो चैलेंजेस और कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में यही सब बातें करेंगे। व्हाट इज द चैलेंज? फर्स्ट चैलेंज इज मॉडर्नाइजेशन एंड द डेवलपमेंट। इसको समझने की कोशिश करो। जब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, सो मॉडर्नाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स इट इज एडेप्टेशंस विद द टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन इन सिंपल टर्म्स, राइट। ऑन द अनदर हैंड देयर इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सो व्हाट इज दिस डेवलपमेंट? तो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल ऑल एस्पेक्ट में आपका जब एम्पावरमेंट हो तो उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन अब रही बात कि ये डेवलपमेंट को जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं ग्रोथ मॉडल से शुरू हुआ है।
ग्रोथ मॉडल का मतलब दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ब्रिटिश पॉलिसी में हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था तो ब्रिटेन में, लंदन में साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलता है ना। ब्रिटेन में, लंदन में क्या चलता है? द साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट, साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एंड व्हाट इज दिस साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट? यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, जो टिम्बर है, वो एक इकोनॉमिक टूल है, इकोनॉमिक टूल है। वहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं है। इसीलिए इंडिया में जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने इसी साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट को चालू कराया। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 में बनाया और कोशिश करा गया कि जितने भी ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है उसको स्टेट कंट्रोल में लाया जाए कि उसका इनजुडिशियस यूज शुरू किया जा सकता है। समझ में आया कि इनजुडिशियस यूज रेल के लिए बनाना है तो उस फॉरेस्ट को ब्रिटिश के अंदर में लेके आओ ताकि टिम्बर को इनजुडिशियस वे में हार्वेस्ट किया जा सके। तो तमाम पेड़ काटे गए। दूसरे हैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नीड्स व्हाट? देयर इज अ सप्लाई ऑफ द दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो रॉ मटेरियल के सप्लाई के लिए दे स्टार्टेड मेकिंग द कॉलोनीज। अब एक हैंड में इंजुडिशियस यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन करा रिसोर्सेज का, लेकिन अब क्या हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर, द क्लाइमेटिक चेंज होते जा रहे हैं। सो देयर बाय धीरे 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 वो एक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ बोलने का सिंपल सा फंडा है कि डेवलपमेंट इज द कंडीशन। लेकिन ये कैसा कंडीशन है? इट इज अ बैलेंस कंडीशन फॉर व्हाट? that is called utilization of resources in one hand, on the another hand conservation of the resources and forest on the another hand। ये दोनों के बीच में बैलेंस ही तो है डेवलपमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा है कि मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के नाम पे इस कल्चर का, इस आदि धर्म का कहीं ना कहीं थ्रेट है। ऑब्वियस सी बात है कि आदि धर्म के लिए गॉड कौन है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस धर्मा, एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कल्ट कम्स इनटू द स्टिक। दिस इज द मेन पॉइंट ट्राइंग टू हाईलाइट। तो challenges in the form of industrialization, deforestation, urbanizations, this disrupt the fragile balance between the humans and nature। ये जो ह्यूमन, प्रकृति और मानव के बीच में एक लिंक पिन है जिसको आदि धर्म कल्ट बोल रहे हैं, जो एक स्ट्रेंथ है, ये कहीं ना कहीं इस मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के नाम से स्टेक पे है, खतरे पे है। तो ये एक इसका मेजर चैलेंज है। दूसरा चैलेंज, लीगल रिकॉग्निशंस एंड द प्रोटेक्शंस, है ना। लीगल रिकॉग्निशंस एंड प्रोटेक्शन होना अभी बहुत जरूरी है। लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शंस नहीं हो तो क्या होगा, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़े होंगे कि देयर आर द टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड रेवेन्यू विलेज, रेवेन्यू विलेज, और दूसरा टर्म होता है दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट विलेज, फॉरेस्ट विलेज। ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जितने भी विलेजेज होते हैं ऑल आर रेवेन्यू विलेज बिकॉज इट बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने से क्या फायदा होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी सोशियो इकोनॉमिक प्लान्स, पॉलिसीज है, वो बेनिफिट्स यहाँ के लोगों तक पहुँचेगा। जितने भी सोशियो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सारे यहाँ के लोग एक्सरसाइज कर सकेंगे। इसका मतलब है कि मेन स्ट्रीमिंग होगा इन लोगों का। फॉरेस्ट विलेज जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मर्सी पे रहता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मर्सी पे रहता है। सो दैट वाई यहाँ पर इनके जो बेसिक राइट्स हैं वो कभी ना कभी डिनाई कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के सोशियो इकोनॉमिक प्लान, पॉलिसीज इनके पास नहीं पहुँचती है जस्ट बिकॉज ऑफ सम ब्यूरोक्रेटिक करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक बोटलनेक्स। तो देर बाय ये पीछे चले जाते हैं और आज भी कहीं ना कहीं इस डेवलपमेंटल प्रोसेस के साथ इनका स्ट्रीमिंग, मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो पाया। So thereby the forest villages are now converting into the revenue village। और ये तभी संभव है जब इसको एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा। रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है ना। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया तो ये स्टेट गवर्नमेंट के मर्जी से बाहर आ गया। नहीं तो हमेशा क्या होते थे, चैलेंजेज होते थे, इलेक्शंस नहीं कराता, फंड का प्रॉब्लम, ये बहुत सारी चीज़ें। सेम टाइप ऑफ चैलेंजेज यू कैन ऑल्सो फील हियर कि आदि धर्म इट इज अ वेरी यूनिक कल्चर।
आदि धर्म इज वेरी नेचुरलिस्टिक, आदि धर्म इट इज यू कैन कॉल द कॉल ऑफ द आवर। लेकिन पॉइंट क्या है, लीगल रिकॉग्निशन नहीं होने के चलते कहीं ना कहीं स्टिक पे धीरे धीरे आते जा रहा है। देयर बाय व्हाट इज द नीड इज जस्ट टू कोडिफिकेशन ऑफ दिस आदि धर्म। क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड में, कोडिफिकेशन। दूसरा स्टैट्यूटरी सैंक्शन, है ना, देयर शैल बी अ लॉ which is sanctioning, that is called codification of this law। तो statutory, you can call statutory sanction। ठीक, इसको किस में बनाया जा सकता है, यू कैन इवन टू द एक्सटेंट इसको जस्टिसिएबल चीज़ों में रखा जाए कि जब इन केस ऑफ वायलेशन द जुडिशरी कम्स इनटू द पिक्चर, सो इस तरह से इसके आइडेंटिटी को और प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जा सकता है। तो समझ में आया ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इंटरफेथ डायलॉग। इंटरफेथ डायलॉग का मतलब क्या है, इंक्लूसिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए सेकुलर स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए सेकुलर स्टेट इन इंडिया। लेकिन सेकुलर, व्हाट इज दिस सेकुलर? सेकुलर इज बेसिकली ए कंडीशन पर इंक्लूसिविटी। ये मेजोरिटारियन माइनॉरिटारियनिज्म की बातें नहीं करता है। तो लेकिन सरना कल्ट तो ठीक है, ट्राइबल्स पीपल्स के बीच में एक्सेप्टेंस है, लेकिन जब आप इस ट्राइबल सोसाइटी से बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें एक रेशियल डोमिनेंस, रिलीजियस सुप्रीमेसी, वर्णाश्रम सिस्टम, स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी, वहाँ एसिमिलेशन होने में दिक्कत होती है। सो देयर बाय देयर इज ए नीड फॉर व्हाट, इंटरफेथ डायलॉग। सभी बराबर हैं और उनके बीच में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस फॉर आदि धर्मा। So in the increasing interconnected world, there is a growing interest in the fostering interfaith dialogue, है ना। There is called exchange of the ideas, values, एक कल्चर से दूसरे कल्चर, फिर एक फेथ से दूसरे फेथ में, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। जैसे कि जो कोई गुड है वो हर जगह गुड ही होगा, कोई जस्ट है तो हर जगह ही जस्ट होगा। सो ये भी जरूरत है कि इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आदि धर्म के भी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, आदि धर्म के जो फीचर्स हैं, इट शुड हैव ए ट्रांस माइग्रेशन एसिमिलेशंस विद द इंटरफेथ एंड द इंट्राफेथ एज वेल। तो ये वन ऑफ द चैलेंजर, इस पे काम करने की जरूरत है। नाउ फोर्थ यदि सिग्निफिकेंस की बात करें तो कल्चरल रिवाइटलाइजेशंस। कैसे कल्चरल रिवाइटलाइजेशन? जैसे ब्रिटिश के टाइम में, जैसे कि कुछ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स किस तरह के स्टेटमेंट देते थे कि जो इंडिया का टोटल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, द एंटायर लिटरेचर ऑफ इंडिया, वो यूरोप के एक सेल्फ से कंपेयर करते थे कि द एंटायर ईस्टर्न लिटरेचर इज इक्वल टू द जस्ट वन लिटरेचर, वन सेल्फ इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी। इस तरह से बोलते थे। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर हमें सिर्फ पॉलिटिकली गुलाम नहीं बनाए थे, कल्चरली भी अपने को गुलाम बना के रखे हुए थे। तो जब आपको बोला जाएगा कि अरे तुम तो हमेशा गुलाम थे, तो आप कभी भी सर नहीं उठा सकते हैं। सर उठाने के लिए आपको अपने कल्चर को जानना पड़ेगा, आपको अपने पास्ट को जानना पड़ेगा। तो जब इंडियंस ने अपने पास्ट को समझ गए, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन शिकागो में जब विवेकानंद ने अपने पास्ट को बताया, तब ये कहीं बात हुई कि दैट पीस ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन इंटीग्रेशन ऑफ द मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट। तो कहीं ना कहीं वापस आने लगे। जब आप देखते हैं कि दैट इज कॉल्ड आर्टिस्ट जब अपने पोर्ट्रे किए अपने कल्चरल पास्ट को, तो धीरे धीरे लोग समझते गए कि वी हैड ए वेरी चेरिस्ड पाथ। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कल्चरल रिवाइटलाइजेशन की भी बात होती है कि जो भारत आज़ाद हुआ वो सिर्फ इमेंसिपेशन या फिर दैट इज कॉल्ड द फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल ही नहीं, इट वॉज इमेंसिपेशन डिफीटिंग आवर द कल्चरल टेबूज, ये भी आज़ाद हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आदि धर्म कहीं ना कहीं कल्चरल रिवाइटलाइजेशन से भी लिंक हो सकता है। आज सोसाइटी में हम लोग डाउरी की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन है आदि धर्म। आज कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा कोमोडिफिकेशन कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन है आदि धर्म। वो कहीं ना कहीं एक जो सेकुलर स्टेट की बात करते हैं उसका सॉल्यूशन है आदि धर्म। कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उसका आगे वे फॉरवर्ड है आदि धर्म। सो आदि धर्म हैज ए वेरी यूनिक एंड पिकुलियर। गेटिंग माई पॉइंट? तो कल्चरल रिवाइटलाइजेशन में क्या बात करेंगे? देयर इज ए रिन्यूड एम्फेसिस ऑन द कल्चरल रिवाइटलाइजेशंस। ये कल्चरल रिवाइटलाइजेशन की बात करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन तो हमारा प्रैक्टिस है। तो देयर बाय लेट्स मेक इट यूनिवर्सल, तो अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगे। एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, माने हम प्रकृति को इतने इंटेग्रिटी से देख रहे हैं, सबको समान देख रहे हैं, तो कहीं एम्पावरमेंट इगलिटेरियन की बातें करते हैं तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिस है, तो लेट मेक इट यूनिवर्सल।
So within the tribal community aimed at preserving and promoting the आदि धर्म practices, dialogue art and all these. तो ये थीम समझ गए कल्चरल रिवाइटलाइजेशंस का। तो सिग्निफिकेंस ऑफ आदि धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड हियर वी हैड एक्चुअली ट्राई टू draw a picture that is going to be a very diversified, multifaceted, that is called pictograph of this Adi Dharma, कि what are the relevant significance for the society of this particular and the peculiar cult that is called Sarna cult. अब so last में हम लोग conclude करते हैं, है ना? Let's conclude this particular topic. ना इन द कंक्लूजन चीज़ों को हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, उस पर डिस्कशन होगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट इज दिस कंक्लूजन? आदि धर्म रिप्रेजेंट्स द लिविंग द टेस्टामेंट टू द रेजिलियंस, spirituality and the cultural richness of the Jharkhand and the tribals and other indigenous communities in the India. So जो आदि धर्म है ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का आइडेंटिटी ही नहीं, ये हालांकि ये झारखंड प्रदेश इसके इस संपूर्ण विविधताओं के साथ साथ इसके रिचनेस से हमेशा गौरवान्वित होता है। दे ऑलवेज फील प्राउड कि दैट वी हैड दिस सरना कल्ट, बट दिस इज इफ यू लिंक इट टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी एंड इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली, ये तो पूरे ट्राइबल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, द न्यूमरस चैलेंजेज द enduring the legacy of आदि धर्म continue to inspire the reverence for the nature. समय में डेवलपमेंट के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ चैलेंजेज आते गए, बट आज भी जब हम लोग फ्यूचरिस्टिक गोल की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बातें करते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बातें करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एन इगैलिटरियन इक्वल सोसाइटी, देन डेफिनेटली दिस आदि धर्म एक्ट एज एन बीकन ऑफ लाइट। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द सॉलिडरिटी अमंग द ट्राइबल किनशिप की बात करते हैं, profound sense of belongings की बात करते हैं to the land, then this Adi Dharma is what? A link pin. Getting my point? As the custodians to this ancient spiritual tradition, the tribal communities play a vital role in nurturing the harmony between humanity and the natural world. क्या बातें हुई कि एक हैंड में हम मॉडर्न बोलते हैं अपने को, लेकिन दूसरे हैंड में बात करते हैं कि मॉडर्न किस सेंस में है, हाउ वी फील प्राउड फ्रॉम द आवर पास्ट। तो हु इज द कस्टोडियन ऑफ द पास्ट? हमारा पास्ट इतना चेरिस्ड है, वो कौन बताता है? नहीं, ये सारे धर्म, ये सारे कल्चर हमें बताते हैं कि हम उस चेरिस्ड पार्ट के वर्ल्ड के पार्ट रहे हैं। सो देयर बाय द कस्टोडियन ऑफ द एंशिएंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, साथ ही साथ जो प्रकृति और मानव, द नेचर और ह्यूमन के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन से हम लोग इवॉल्व हुए हैं, ये इसका भी द्योतक और इसका भी रिप्रेजेंटेटिव से आदि धर्म। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ and the natural world offering the valuable insights into the alternative models of the sustainable living and the holistic well-beings। और साथ ही साथ हमें ये भी ज्ञान दे के जाता है कि हाउ दिस लिविंग, जो हमारा एक हैंड में मॉडर्न है, डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन सब के साथ साथ एक सस्टेनेबल वर्ल्ड, एक यू कैन कॉल दैट इज कॉल्ड हॉलिस्टिक वेलबींग, ये सबसे जरूरी है। बिकॉज this nature belongs to humanity, humanity belongs to the nature। इसका भाव हमें आदि धर्म प्रेजेंट करता है। So this is all about this आदि धर्म। आई होप आदि धर्म को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन 3 डायमेंशंस में तैयार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, सेकंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड व्हाट आर द यूनिक फीचर्स, फोर्थ व्हाट आर द चैलेंजेस, एंड फिफ्थ व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, है ना, इन टर्म्स ऑफ द कंक्लूजन। तो इस तरह से दिस टॉपिक will going to give a multifaceted answers, multifaceted dimensions, and when you present these points in your the answer, definitely your answer seems to be the beautiful, appealing, telling and definitely marks fetching। So आज का टॉपिक हम लोग यहीं कंक्लूड करेंगे। We had tried to give up a brief picture about the आदि धर्म। आदि धर्म एज ए टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन द 11th आवर जब आपके पास डिस्पोजल में चीज़ें होनी चाहिए, सो आई होप दिस लेक्चर विल डेफिनेटली हेल्प यू। इस स्लाइड को देख के आप नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉइंट्स को ब्रीफली, बट आर्टिकुलेट द थिंग्स, चीज़ों को बोले आप, तब चीज़ें आपको जल्दी से रिकॉल होंगी, एंड ट्राई टू लिंक विद द डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट डायमेंशंस। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और जो टॉपिक्स हैं लाइक सदान ऑफ द झारखंड और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है उसकी बातें करेंगे। सो सी यू अगेन, टेक केयर, गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप राइटिंग, सभी को जोहार।